प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने भक्ति काल से संबंधित जानकारियाँ साझा किया था। आज भक्ति काल के बाद रीतिकाल पर परिचर्चा की जाएगी। रीतिकाल का समय सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के अनेक नामों से विद्वानों ने पुकारा है, उसकी परिचर्चा बाद में करूँगा। सबसे पहले हमें रीति का अर्थ क्या है ये जानना चाहिए। रीति का अर्थ है पद्धति। हिंदी में रीति या काव्य रीति का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों का विवेचन करते हुए इनके लक्षणों को बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के संबंध में लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और एक इतिहासकार रमाशंकर शुक्ल लरसाल हुए हैं, उन्होंने रीतिकाल को कला काल के नाम से पुकारा है। इस प्रकार रीतिकाल हमारे साहित्य का समृद्ध युग रहा। यदि राजनैतिक परिस्थिति पर विचार करें तो मुगलों के शासन के वैभव ने चरमोत्कर्ष दिया और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग भी इसको कहा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का जो विस्तार किया था, शाहजहां ने उसकी वृद्धि इतनी की कि उत्तर भारत के अतिरिक्त दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य तक, पश्चिम में सिंध से लहरी बंदरगाह से लेकर पूर्व में आसाम में सिलहट और दूसरी ओर अफगान प्रदेश तक एक छत्र साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। राजपूतों ने भी मुगलों के विश्वास पात्र एवं स्वयंभक्त सेवक होकर दिल्ली के शासन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजकोष भरा पूरा था। औरंगजेब के शासन की बागडोर संभलने के बाद उपद्रव प्रारंभ हो गया। इसके बाद उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। उस समय अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड के रजवाड़ों का भी अंत मुगल साम्राज्य के समान ही हो चुका था। सामाजिक परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें तो सामाजिक दृष्टि से यह काल गंभीर अधःपतन का काल था। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतशाही के जितने भी दोष होने चाहिए सभी इस काल में विद्यमान थे। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था, उसके अधीन मनसबदार थे और अमीर उमराव भी। समाज में दो वर्ग प्रधान थे, एक शासक था और दूसरा शासित वर्ग। सेठ साहूकार भाग्यवादी थे,
विलास के उपकरणों की खोज, उनका संग्रह तथा सुरा सुंदरी में डूबे रहना अभिजात्य वर्ग का अपना अधिकार मानना, मध्यम और निम्न वर्ग के लोग उनका अनुकरण करते थे। इस प्रकार से सामाजिक स्थिति भी रीतिकाल की बहुत उत्तम नहीं कही जा सकती है। हम अब बात करेंगे साहित्य और कला के क्षेत्र में। साहित्य और कलाओं की दृष्टि से यह समय पर्याप्त समृद्ध था। इस युग के कवि और कलाकार साधारण वर्ग के होते थे, फिर भी इनका बड़ा सम्मान था। इनके जन्मदाता मुगल सम्राट एवं राजा महाराजा होते थे। कवियों और कलाकारों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचि के अनुसार काव्य सृजन करना पड़ता था। विलासी आश्रयदाताओं के लिए रचा गया काव्य इस युग का काव्य स्वभावतः श्रृंगार प्रधान हो गया। इस युग में श्रृंगार रस प्रमुख था। फिर भी भूषण जैसे कुछ कवियों ने वीर रस की रचना की। रीति मुक्त कवियों में भी तन्मयता इसी भाव को लेकर थी। दोहा, सवैया, घनाक्षरी, कवित जैसे छंद का प्रयोग हुआ। ब्रज भाषा की मुख्य रूप से प्रतिष्ठा रीतिकाल में हुई। भक्तिकाल तक हिंदी काव्य प्रौढ़ता को पहुँच चुका था। भक्त कवियों ने अपने आराध्य की लीलाओं का गान किया, किंतु रीतिकाल में श्रृंगारिकता अधिक बढ़ी। संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा पर हिंदी काव्य में रीति के वास्तविक प्रवर्तक केशवदास जी को माना है। इस दृष्टि से रचे गए कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके बाद तो रीति ग्रंथों की एक परंपरा चल पड़ी। रीतिकाल के काव्य को यदि हम वर्गीकृत करें तो रीतिकाल के काव्य को 3 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा तथा रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा जिस काव्य में काव्य तत्वों का लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचना प्रस्तुत की जाती है उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केशव दास, जिन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका लिखा। चिंतामणि दूसरे नंबर पाते हैं। रस विलास और छंद विचार इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसी प्रकार आचार्य देव ने भाव विलास, भिखारी दास ने काव्य निर्णय, ग्वाल कवि यमुना लहरी, मतिराम ने ललित ललाम, कुलपति मिश्र ने रस रहस्य और पद्माकर ने पद्माभरण लिखा। ये सारे कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अब अगले नंबर पर रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य रीति के बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त काव्य धारा था। रीतिकाल रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव हैं। रीतिकाल के अगली काव्य धारा रीतिबद्ध काव्य धारा है। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली के सहारे काव्य सृजन तो नहीं किया, परंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, उन्हें रीति सिद्ध की श्रेणी में रखा गया। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इनके अतिरिक्त वेनी, रसनिधि, कृष्ण कवि आदि का नाम भी रीति सिद्ध कवियों में लिया जाता है। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। बिहारी का प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई है। 719 दोहे लिखकर बिहारी हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। उनका मात्र एक ग्रंथ बिहारी सतसई है। वीर रस के
कवियों की यदि हम चर्चा करें तो रीतिकाल के वीर रस के कवि भूषण थे। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं वीर रस प्रधान। आचार्य कवियों में आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, आचार्य देव का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और अन्य कवि भी आचार्य कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिकाल में दोहा, कवित्व तथा सवैया छंदों का प्रयोग हुआ है और अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में ही हुई हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर यदि हम बात करें तो रीतिकाल की पहली विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। श्रृंगारिकता नंबर 2 और नंबर 3 वीर रस का प्रयोग, नंबर 4 ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, नंबर 5 आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। रीतिकाल के योगदान को यदि हम ध्यान में रखें तो रीतिकाल राजनैतिक दृष्टि से पराभव, शोषण, पीड़ा तथा घोर असंतोष का युग था, किंतु इस काल के कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से सरसता का संचार किया, ब्रजभाषा का विकास, भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा का विकास, अलंकारों और छंदों के प्रभावी प्रयोग। इन सब दृष्टियों से देखा जाए तो रीतिकाल का हिंदी साहित्य में विशिष्ट योगदान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद।